कि आप ये बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने काला कपड़ा पहन के विरोध किया, तो गंगा नहाना सबसे शुभ काम माना जाता है हिंदुओं में। हमारे हिंदू भाई गंगा नहाने के बाद अपने आप को बिल्कुल पवित्र महसूस करते हैं। क्या आपको याद नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जब गंगा नहाने गए थे तो ब्लैक कपड़ा पहन के गए थे? श्रीमती स्मृति ईरानी जी जब गंगा नहाने गई थी तो ब्लैक कपड़ा पहन के गई थी। ब्लैक कपड़ा हमने जो पहना था, हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जो बयान दिया, वो क्या बयान दिया? वो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई हमने ब्लैक कपड़ा इसलिए पहना था कि हम इस सरकार का, इस दमनकारी सरकार का, जो सरकार गरीबों के ऊपर में खामखा का टैक्स थोप रही है और इस देश में गरीबों को दबा रही है महंगाई के ज़रिए से, जिस तरीके से आलू टमाटर भिंडी बैगन गोभी इन चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, जिस तरीके से घी मक्खन लस्सी के ऊपर में खामखा का टैक्स लादा जा रहा है, जिस तरीके से सिलेंडर का दाम ऊंचाई पे जा रही है, जिस तरीके से पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि लोग आज अपनी गाड़ियों में बैठने के बारे में सोचते हैं कि मैं टैक्सी से जाऊं या फिर अपनी गाड़ी से जाऊं। हमारा विरोध इसके लिए था और हमने काला कपड़ा इसलिए पहना था कि ये दमनकारी सरकार जो पार्लियामेंट में ये बयान देती है कि इस देश में महंगाई ही नहीं है, ये देश तो बिल्कुल खुश है, इस देश के हर गरीब को हम रोज़गार दिए हुए हैं, इस देश में हर गरीब को हम मुफ्त का अनाज दिए हुए हैं, ये लफ्ज़ का इस्तेमाल करके जिस तरीके से इस सरकार ने जो गरीबों का मजाक उड़ाया है और जो ये बयान दिया है खुलेआम पार्लियामेंट के अंदर कि इस देश में गरीबी नहीं है, तो हम उसका विरोध करने के लिए, हम सरकार को दिखाने के लिए, हम सरकार को चेताने के लिए, हम सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हमने ब्लैक कपड़ा पहना था और ब्लैक कपड़ा पहन के हमने एक संकेत दिया था कि आप जो पार्लियामेंट के अंदर में जो लोकतंत्र की मंदिर कही जाती है, आप उसके अंदर में सरेआम झूठ बोलते हैं। आप बेरोजगारी पे, बढ़ती महंगाई पे, आप जीएसटी पे जो चर्चा नहीं करते हैं और जब चर्चा करते भी हैं तो खुलेआम सरेआम सबके सामने झूठ बोलते हैं। ये झूठ आपकी नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेके संसद तक आपका विरोध करेगी। हमने विरोध किया। आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है सवाल करना, मगर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो सवाल खड़ा किया और इस देश के होम मिनिस्टर ने जो सवाल किया, अब इस देश को सोचना पड़ेगा कि अगर विपक्ष सवाल करती है, आज तक हमने देखा था कि सत्ता पक्ष से विपक्ष सवाल करती थी, मगर कल हमने देखा कि विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल करती है। क्या आपने काला कपड़ा पहन के विरोध क्यों किया? आपने पार्लियामेंट के अंदर विरोध क्यों किया? आपने पटेल चौक पे विरोध क्यों किया? आपने अपने हेडक्वार्टर पे विरोध क्यों किया? क्या आप सत्ता पक्ष बताएगी कि हमें क्या पहन के विरोध करना चाहिए? क्या आप सत्ता पक्ष बताएगी कि हमें कहां विरोध करना चाहिए? क्या आप सत्ता पक्ष बताएगी कि पार्लियामेंट में हमें क्या बोलना चाहिए? लेकिन इस देश में अब लोगों को समझना पड़ेगा कि आप अगर महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, बढ़ती महंगाई से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको रोड पे आना पड़ेगा। सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि हर इंसान को, इस देश में रहने वाले हर वासी को अब ये चाहिए कि वो सड़कों पे आए और इस दमनकारी सरकार का विरोध करें। अगर विरोध नहीं करते हैं तो इनको बहुत बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी हम लोगों के ऊपर में थोपी जा रहे। कांग्रेस की क्या मांग थी? कांग्रेस ने क्या मांग किया था? कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ यही मांग था कि गरीबों के ऊपर में जिस तरीके से आप जीएसटी लाद रहे हैं उसको कम कीजिए। गरीबों को जिस तरीके से आप सब्जी खाने से रोक रहे हैं, गरीबों के पेंसिल पे, रबड़ पे, शॉर्पनर पे, स्टूडेंट के शॉर्पनर पे जिस तरीके से आप जीएसटी लगा रहे हैं, इसको आप कम कीजिए। मगर इसी के मांग पे हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के ऊपर में किस तरीके से अत्याचार किया आपने देखा। हमारे हेडक्वार्टर के अंदर में उसको बंद कर दिया गया और जब वो वहां से निकलती हैं तो उनको घसीट दिया जाता है कि ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, या अगर ये हत्या नहीं है तो क्या है? विपक्ष अगर सवाल करे सत्ता पक्ष से, हमारी महासचिव महोदय अगर सवाल करती है, आप उसको घसीटेंगे। अरे वो उस खानदान से आती है जिस खानदान ने भरी जवानी में, जब ये बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, अपने फादर की शहादत देखी है इस देश के लिए। वो लड़का जो आज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, भरी जवानी में जब छोटा बच्चा था, जवान हो रहा था, उस टाइम अपनी आंखों के सामने अपने ही हाथों से अपने पिताजी को इस देश के लिए मरते देखा है, इस देश के लिए शहीद देखे, इस देश के लिए शहीद होते हुए देखा है। आज आप उनको रोडों पे घसीट रहे हैं, आज आप उनके साथ में अत्याचार कर रहे हैं, आज आप उनके लिए
जो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं वो कभी भी इस देश की जनता और कोई भी कांग्रेसी बिल्कुल भी इस बीजेपी को माफ नहीं कर सकती है। आप प्रियंका गांधी जी को देखिए, किस तरीके से उनको रोड के ऊपर में घसीटा गया, किस तरीके से बैरिकेड से उनको धक्का दिया गया, बैरिकेड से धक्का देकर के उनको गिरा दिया गया, उनके दुपट्टे को छीना गया, उनके हाथ को मचोड़ा गया। अब हाथ देखिएगा, हाथ को मचोड़ा गया। क्या ये विपक्ष जो सवाल कर रही है, इस सवाल को दबाने की कोशिश नहीं है तो क्या है? आप राम मंदिर की बात करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राम मंदिर का मुद्दा हो चाहे बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, फैसला आने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए उसके नाम को इस्तेमाल नहीं करेगी। मैं सवाल करना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट योगी आदित्यनाथ के ऊपर में कोई फैसला लेगी? क्या उनको सजा सुनाएगी? जिस तरीके से उन्होंने कल राम मंदिर के बारे में कहा कि उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं उठा सकता है। लेकिन क्या ये गलत नहीं है? अरे भाई, राम भक्त क्या सिर्फ वो हमें भक्ति सिखाएंगे? उस देश में भक्ति सिखाएंगे जिस देश के अंदर अगर कोई इंसान कुरान पढ़ता है तो दूसरा इंसान बाइबल भी पढ़ता है, रामायण भी पढ़ता है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कानून का नंगा नाच कराया जा रहा है। एक स्कूल के अंदर बरसों से चला आ रहा था कि उस स्कूल में दुआ भी पढ़ाई जाती थी, उस स्कूल में हिंदू धर्म के जो ग्रंथ होते हैं उसको भी पढ़ाया जाता था, ईसाई की जो चीज़ें होती हैं उसको भी पढ़ाया जाता था, बुद्धिस्ट की जो चीज़ें होती हैं उसको भी पढ़ाया जाता था। मगर ये संगी गुंडे उस स्कूल में जाके जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहाँ से लोग पढ़ के इस देश की खिदमत करते हैं, इस देश की आन बान शान को ऊंचा करने के लिए अपनी जवानी खपाते हैं, उस स्कूल के अंदर नन्हे नन्हे बच्चों के अंदर ये चीज़ डालने की कोशिश की गई कि अब इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, यहाँ कोई भी दुआ नहीं पढ़ सकता है, यहाँ कोई भी बाइबल की जो श्लोक होती है, जो लाइनें होती हैं वो नहीं पढ़ सकता है। क्या ये इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है? क्या इस देश के नागरिकों को सोचना नहीं चाहिए कि अब स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, या कौन पार्टी कब प्रोटेस्ट करेगी, कौन पार्टी क्या पहन के प्रोटेस्ट करेगी? ये अगर सत्ता पक्ष फैसला करना लगे, अगर ये सत्ता पक्ष फैसला करने लगे तो लोगों को मैं चेता देना चाहता हूँ कि श्रीलंका में भी यही हाल हुई थी और जितने भी लोकतंत्र के देश थे सब में यही हाल हुई थी। आज वहाँ की जनता परेशान है और वहाँ की जनता आज खाने से मोहताज है, वहाँ की जनता रोडों पे निकल के विरोध कर रही है। कहीं वो दिन हमारे साथ भी ना आए, इससे पहले हमें तैयार होना पड़ेगा। और माननीय श्री राहुल गांधी जी ने कल जिस तरीके से कहा कि मीडिया के माध्यम से और विपक्ष को दबाने के लिए उनके ऊपर में ईडी का केस लाद देने के माध्यम से जो इस देश के विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं, ये डरेगा नहीं। हम जब रण में उतर चुके हैं तो हम रण से भागेंगे नहीं और रण को जीत के ही हम निकलेंगे। पहले गांधी ने इस देश को आज़ाद कराया था उन गोरे अंग्रेजों से, अब हम आज़ाद करवाएंगे इन काले अंग्रेजों से इस देश को। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ईडी से बचाने के लिए तमाम चीज़ें हो रही हैं, ईडी को डर दिखाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। विपक्ष जब सड़कों पे ना आए तो मीडिया ये सवाल करती है कि विपक्ष कहाँ है। जब विपक्ष आती है तो पूछते हैं, ये बोलते हैं कि ये डर से आ रहे हैं। अरे भाई, अगर विपक्ष ये सवाल करता है कि ईडी के माध्यम से जिस तरीके से विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्या आप मुझे बताइए कि जिन लोगों ने, कांग्रेस ने जिन लोगों के ऊपर में ईडी का जांच बैठाया था, ईडी का एफआईआर लॉन्च किया था, क्या एक की भी जांच हुई? क्या आज असम का मुख्यमंत्री बताएगा? क्या जेपी नड्डा जी बताएंगे कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, क्या उसके ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था? जो लोग विपक्ष से सत्ता पक्ष में चले जाएंगे, जो लोग विपक्ष में चले जाएंगे, वो दूध के धुले हो जाएंगे, उनको ईडी परेशान नहीं करेगी? क्या इस देश के अंदर ईडी के जरिए से इस देश के विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? तो अगर इस पे माननीय श्री राहुल गांधी जी या माननीय श्री प्रियंका गांधी जी या हमारे राष्ट्रीय नेता श्री
श्री सोनिया गांधी जी अगर सवाल खड़ा करेंगी तो आप बोलेंगे कि डर से आ रही है। अरे भाई, किस बात का डर? ये वो परिवार है जिसने अंग्रेजों से नहीं डरने की कोशिश की कभी, तो इन दलालों से क्या डरेगी? जो दलाल आज दो लोगों के जरिए से इस देश को बेचने की कोशिश कर रही है, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस देश में जो लोकतंत्र था, इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई सब मिल के रहते थे, उस भाईचारा को जो तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस ने तो इमरजेंसी लगाई थी, धन के दम पे, बल के दम पे जो इस देश में तोड़ने की कोशिश कर रही है, कभी भी हम इसको पनपने नहीं देंगे। आज आपको लोकतंत्र खतरे में लग रहा है। कांग्रेस भी तो इमरजेंसी लगाई थी, कानूनी खत्म हो गया देश का, वो सब नहीं दिखता आप लोगों को? बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल दिखता है भाई साहब। अगर इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त भी विपक्ष के नेता रोड पे आकर के आंदोलन करते थे, जेल में डाला जाता था, मगर इस तरीके से नहीं डाला जाता था कि अगर एक भी आदमी इमरजेंसी लगने के बावजूद भी लोगों के अंदर ये ताकत थी कि वो विरोध कर सकते थे। आज मीडिया के लोग या आम आवाम चाहती भी है विरोध करना तो विरोध नहीं कर पाती है, क्योंकि उनको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, टोपी के नाम पे, दाढ़ी के नाम पे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है कि इसने सरकार का विरोध किया। कभी भी इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर में 75 साल में कभी नहीं हुआ था कि किसी भी विपक्ष के पार्टी के नेताओं को उठा करके घसीट के जेल में डाला गया हो, या उनके ऊपर में झूठे मुकदमों में जिसमें FIR तक नहीं हुई है उसमें पकड़ के उनको 12-12 घंटा तक जेल में 15-15 घंटा तक उनके ऊपर में कार्रवाई की गई हो, उनसे पूछताछ की गई हो। और भी इससे ज़्यादा शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ, विपक्ष के नेता राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जब संसद चल रहा है उस टाइम में विपक्ष के नेता को ये लेटर आती है, ये समन आता है कि आपको ईडी की जांच के लिए आना पड़ेगा। क्या इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है कि जब पार्लियामेंट चल रहा हो, जब राज्यसभा चल रहा हो, उस टाइम आप विपक्ष के नेता को यहाँ से बुलाते हैं जांच के लिए? ये क्या नौटंकी कर रहे हैं? किस तरीके का आप व्यवहार कर रहे हैं? इस देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? अब आवाम जनता को सोचना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे हमें लड़ लेने से या बात कर लेने से ये देश नहीं चलने वाला है। अगर इस देश को चलाना है तो इस देश में जिस तरीके से पहले से भाईचारा था उसको कायम रखना पड़ेगा, तभी ये देश डेवलप करेगा। नहीं तो इस हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सारी ताकतें आई जो हिंदुस्तान की आवाम को मारने की कोशिश की, लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हमेशा से इन लोगों ने मजबूती के साथ में मुकाबला किया, हम लोगों ने हमेशा से मुकाबला किया और हमने कुर्बानियाँ दी, कुर्बानियाँ दे करके इस लोकतंत्र को बचाया। कल भी बचाया था, आज भी बचाएंगे और इंशाल्लाह हमेशा बचाते रहेंगे। हमारे नेता ने कल साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि हम लोकतंत्र की आवाज़ उठाते हैं तो हमें डराया जाता है, मगर हम डरेंगे नहीं, हम लोकतंत्र की आवाज़ को उठाएंगे और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हम लोग आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चाहे हमारे हेडक्वार्टर के बाहर में बैरिकेड लगा दिया जाए, हम उसे भी तोड़ेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से हम तोड़ेंगे और इस लोकतंत्र की हिफाजत करेंगे।